गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर जब हम पढ़ रहे थे ऊपर ने पढ़ा था कि एफडीआई क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और एफडीआई किन किन प्लेसेस पे कौन कौन सी इंडस्ट्री में क्या क्या उसको प्रोसेस दिया गया है, कितना कितना परसेंटेज एफडीआई कर सकते हैं, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 35 दैट इज़ फैमा। तो फैमा को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। और ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। किस लिए? ताकि जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करने वाली ट्रांजेक्शन्स हैं या उस एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे हम अपनी कंट्री के अंदर एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को क्या करें, ज़्यादा सिक्योर कर सके और वो जो पैसा हमारे पास आ रहा है आफ्टर ट्रांजेक्शन उसको हम इंडिया के डेवलपमेंट में लगा सकें। तो ये जो एक्ट था दैट इज़ विंटर सेशन के उसमें पास किया गया था 1999 में, और रिप्लेस किया गया था, क्या किया गया था, फेरा क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा तो रिप्लेस किया गया था क्योंकि वो क्या था कि ये प्रो लिबरलाइजेशन के बाद से गवर्नमेंट ने चालू किया था और इसके अंदर कुछ न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल को भी इंक्लूड करना था। और इसके साथ क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रेमवर्क दिया था जिसके अगेंस्ट हमें काम करना था कि हम फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई कंट्री फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है तो उसको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो इसके अंदर जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव था इसका कि कहीं भी कोई पर्सन अगर फॉरेन कंट्री का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वहाँ पे माल प्रैक्टिस या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो क्राइम एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके। तो 1 जुलाई 2005 से फेरा इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ फेरा 1993 इट वाज डिसाइडेड दैट कि अब इस एक्ट को जो है फेमा की तहत माना जाए। और यहाँ जो इस फेमा को हमने रिप्लेस किया था फेरा से, वो इसलिए किया था ताकि कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके कंट्रोल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा लिबर्टी दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए। और फेमा जो था, फेमा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसका जो मेन पर्पस हो रहा था वो था कि एक्सटर्नल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को और इजी बनाना। जो बिजनेसमैन करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं वो इजीली अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके और अपनी ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा मोटिवेट होते हुए कर सके। तो यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज है यहाँ पे जो मैनेज्ड वर्ड है उसको रेगुलेशन से रिप्लेस किया था। यानी पहले था रेगुलेशन, अब उसको रिप्लेस किया था किस चीज़ से, मैनेज के साथ। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे बिजनेसमैन, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे अदर कंट्रीज़ के साथ, उन चीज़ों को इजी तरीके से मैनेज किया जा सके, इसलिए फेरा के बदले में फेमा को लाया गया। अगर मेन फीचर्स देखा जाए तो जैसे कि पेमेंट से रिलेट करने वाली एक्टिविटीज़, मान लीजिए किसी पर्सन ने आउटसाइड इंडिया कुछ चीज़ सेल आउट करी या कुछ चीज़ वहाँ से रिसीव करी, तो ये सारी की चीज़ें क्या थी। तो पहले क्या था, ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर रिस्ट्रिक्शन था कि आप कहीं भी बाहर से चीज़ें ना मंगा सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो फैमा ने क्या किया कि इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या करो, हटाओ, ताकि लोग जो है लिबरलाइज होने के बाद अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो इम्पोज किस पे थे, ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि ट्रांजैक्शन कर सकते थे इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और हु ओन और होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रोड। तो फेरा के अंदर फेमा में क्या किया गया था कि जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लगाए हुए थे कि वो ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पे वो फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके पास अब्रॉड, इसके रिगार्डिंग उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। ऐसे ही कि बिना किसी जनरल या स्पेसिफिक परमिशन के, फेमा के बिना, कि जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो सकते। यदि आप अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको फेमा को बताना पड़ेगा और एक ऑथराइज पर्सन उसकी परमिशन देगा कि हाँ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फेमा क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज में भी डील कर रहा है, तो इसमें करंट अकाउंट है और जो ऑथराइज पर्सन है कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए किसी ऑथराइज पर्सन ने आपको परमिशन दी है बिजनेस करने की, बट उसके बाद भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर सकती है यदि गवर्नमेंट को लगता है कि इस बिजनेस एक्टिविटी से सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कोई ना कोई खतरना है, या फिर हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए को सेव करने के लिए भी गवर्नमेंट इस एक्टिविटी को रोक सकती है। कोई भी भारत का नागरिक वो बाहर फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन कर सकता है, फॉरेन सिक्योरिटी में डील कर सकता है, कोई भी उसकी कोई प्रॉपर्टी हो जो उसकी बाहर हो, तो
कोई सिक्योरिटी, कोई करेंसी, कोई प्रॉपर्टी, तो वो आउटसाइड इंडिया के बाहर रहते हुए भी मान लो उसने कोई अर्न कर रही हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसको फैमा को देनी पड़ती है। और जब कोई एक्सपोर्टर अपना बिजनेस या एक्सपोर्ट करता है तो सबसे पहले उसको आरबीआई को बताना पड़ता है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि सभी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए की गए हैं। यदि फैमा के ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को इजी तरीके से फैसिलिटेशन देना। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऐसे ही जो आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली तरीके से मैनेज किया जा सके और उनको रेगुलेट किया जा सके। तो जब हम फैमा के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो फैमा ने कुछ वर्ड्स की प्रॉपर मीनिंग दिए हैं। तो सबसे पहला मीनिंग आता है वर्ड का पर्सन। पर्सन कौन? पर्सन कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो सकता है, और पर्सन एक कंपनी हो सकती है। ऐसे ही पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो भारत में रहने वाला लोग कौन? जो कि भारत के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रह रहा हो। और कोई भी पर्सन जो कि इसमें अपने आप को इसमें कंपनी में रजिस्टर्ड करा रखा हो इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी लॉ के अंदर, वो भी पर्सन रेजिडेंट का माना जाएगा। ऐसा ही यदि किसी पर्सन की ऑफिस, कोई ब्रांच या कोई एजेंसी इंडिया के अंदर है, या कि वो उसको कोई पर्सन बाहर से भी कंट्रोल कर रहा है पर वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड है कंपनी, तो भी क्या होगा? वो इसके अंदर माना जाएगा। देन अगर मान लीजिए कोई ऑफिस, कोई ब्रांच या एजेंसी है जो कि इंडिया में है और उसका जो पर्सन है वो रेसिडेंट है इंडिया का, तो भी इसको फैमा को रिपोर्ट उनको करनी पड़ेगी। ऐसे ही आउटसाइड द पर्सन रेजिडेंट कौन है? वो पर्सन जो कि इंडिया में नहीं रह रहे, वो सभी लोग कौन है? पर्सन आउट रेजिडेंट आउटसाइड द इंडिया। फोर्थ कंडीशन आती है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में जो उसमें समझाया गया है फैमा ने कि अगर कोई बिजनेस जो कि कोई इंपोर्ट कर रहा है, यदि वो एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं उसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वो क्या करेगा? अपने करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन में दिखा सकता है। तो फैमा ने क्या कहा है कि फॉरेन करेंसी, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे बैलेंस पेबल से आई हो, चाहे ड्राफ्ट से आई हो, ट्रैवलर चेक के थ्रू हो, बिल्स क्रेडिट के थ्रू हो, या बिल्स एक्सचेंज के थ्रू हो, या कोई इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हो कि आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उसको फॉरेन करेंसी के अंदर डील करना है, तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसको करंट अकाउंट के अंदर शो करनी पड़ेगी। ऐसे ही करेंसी, करेंसी का मतलब क्या है? वो सभी नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, ये सभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई द्वारा नोटिफाइड है, वो सब चीज़ें करेंसी में काउंट होंगे। प्रोविजंस कौन सा है जो कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए आ रहे हैं? जैसे कि सेक्शन 5 के अनुसार फैमा 2000 ने क्या कर रखा है? देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द सेल और डील इन फॉरेन एक्सचेंज इफ़ इट इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। यदि आपने करंट अकाउंट के लिए कोई ट्रांजेक्शन करी है तो आपके उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होते हैं। तो डीमेट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हम दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैमा? सबसे पहला आता है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल। अगर आपने विदेश घूमने जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन पर्पस से हो, मेडिकेल ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, कोई भी, तो वहाँ पे भी आपको करंट अकाउंट में आप उसमें दिखा सकते हैं। यदि कोई पैसा आपको देना हो एज ए इंटरेस्ट और लोन, तो भी आप उसको करंट अकाउंट में दिखाएंगे। या कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने बिजनेस पर्पस से लिया हो या आपने किसी पर्सन को दिया हो, तो भी आपको करंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो प्रोविज़न रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट कौन कौन से हैं? अंडर द सेक्शन 6 आरबीआई ने क्या कर रखी है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करने की एक लिमिट बना रखी है, और वो जो है वो अंडर विद द डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही पारित की गई है। तो आरबीआई ने किन किन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है? जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, कोई भी ऐसी फॉरेन सिक्योरिटी जिसको आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इंडियन, बाय द इंडियन रेजिडेंट, वो रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आप फॉरेन सिक्योरिटी की कोई एक्टिविटी या फॉरेन सिक्योरिटी किसी देश को बेचना चाह रहे हैं, रखना या उनको दे रहे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन में आती है। ऐसे ही
मान लीजिए कोई पर्सन पहले तो भारत में था पर अब वो विदेशों में जाके रह रहा है और वहाँ रहते हुए वो कोई फॉरेन सिक्योरिटी की डील कर रहा है, तो वो भी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। और ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मूव नहीं हो सकती, उसको भी क्या है आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया है। यदि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो अंडर द सेक्शन 7 फैमा ने क्या किया है कि जो भी एक्सपोर्टर है उनको ये ट्रू डिक्लेयर स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वो कौन सी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से मार्केट में कर रहे हैं और कौन सी करेंसी में वो डील कर रहे हैं, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई के पास होनी चाहिए। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।